हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है। 126 पन्ने का चैप्टर है और इसमें संसाधनों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग भूमि संसाधन, जल संसाधन ये सब पढ़ चुके थे और उसके बाद पहुंच गए थे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन में। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है और उसके बाद ये आज हम लोग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो 9 पार्ट तक अपलोड हो गया है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, जाकर देखिए उसमें, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार याद करते रहिए। ये BPSC तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे ये सब कितने प्रकार के वन होते हैं। तो वन में हम लोग पढ़े थे 5 प्रकार के वन होते हैं: अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, ये किस किस इलाके में पाए जाते हैं ये सब हम लोग देखे थे कल। आज हम लोग देखने वाले थे प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो बुक है, यहाँ पर मेरे पास जो PDF है वो बहुत ही धुंधला यहाँ पर है, लेकिन आप क्या बोलते हैं इसको, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रशासकीय दृष्टि से यानी प्रशासनिक स्तर पे आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इन सब भागों में इसको बांटा गया है। तो आरक्षित वन किसको कहते हैं, यानी रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन, और अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो देखते हैं कि आरक्षित वन क्या है। सबसे पहले, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें न तो लकड़ियां काटी जा सकती है और न ही पशुचारण होता है। यानी कि ऐसा वन जो जलवायु की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी देखते होंगे कि आर्द्र भूमि दिवस निभाया जाता है, यानी वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो यह तो वेटलैंड्स की बात है, लेकिन फॉरेस्ट में भी वैसे फॉरेस्ट जो कि जलवायु की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे आरक्षित वन कहते हैं। और इसमें ना तो लकड़ियाँ काटी जा सकती है और ना ही पशु को चराने के लिए ले जाया जाता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। तो बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए ये सब जो जलवायु का जो होता है आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह के वनों को आरक्षित किया जाता है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। मान लीजिए कि कोई बाघ वाला जंगल है और उसमें जंगलों की कटाई कर दी जाए, तो बाघ को भी क्या होगा, वहाँ पर उनका घर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों के सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। आधे से अधिक यानी 54% आरक्षित वन घोषित किए गए। तो आपको आरक्षित वन समझ में आ गया, जिसमें जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह काम किया जाता है। ठीक है, तो यह आधे से अधिक यानी 54% जो है वह आरक्षित वन घोषित किया गया। अब आते हैं संरक्षित वन पे। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इस वन क्षेत्र विशेष में नियमों के अधीन पशु को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों को अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% रक्षित वन है। तो रक्षित वन किसको कहा जाता है, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें कि थोड़ा बहुत पशु चराने के लिए और लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। जैसे आरक्षित वन में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी उसमें लकड़ी काटने का सुविधा नहीं था, ना ही उसमें पशु चराने की सुविधा थी, किसी को घुसने नहीं दिया जाता उसमें। तो इसको कहते हैं आरक्षित वन। लेकिन रक्षित वन किसको कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत छूट रहता है और इसका हिस्सा कितना है हमारे देश में, यह 29% है।
आरक्षित वन का कितना था 54% और 29% क्या है रक्षित वन। अब आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। तो जितना भी आरक्षित और रक्षित वन को छोड़ के उसके अलावा जितना भी वन है, बंजर भूमि है, जो सरकार या व्यक्ति सभी समुदाय के अंतर्गत जो भी है किसी के भी स्वामित्व में, वह सब वन कैसा माना जाएगा, वह अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। इसमें इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने, पशु चराने, इन सब का छूट रहता है। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। इस प्रकार का वन कितना है, कितना हिस्सा है 17%, यानी कि आरक्षित वन 54%, रक्षित वन 29% और अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत वन 17% है। तो यह जो इम्पोर्टेंट डेटा था उसको याद रखिएगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों प्रकार के वन जो हैं वह किस किस मतलब क्या क्या उसमें खासियत है, और हम लोग उसका डेटा याद रखिएगा 54%, 29% और 17%। ठीक है, क्योंकि यही सब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ यह मध्य प्रदेश का जितना भी वन क्षेत्र है उसमें 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात के अधिकतर क्षेत्र में अवर्गीकृत हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी याद रखिएगा कि आरक्षित वन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर, इधर नीचे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ऊपर हो गया, नीचे जितना भी एरिया है यानी कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन सब में आरक्षित वन ज़्यादा है। और रक्षित वन ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये जो मैदानी इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? रक्षित वन है। ठीक है, और पूर्वोत्तर का राज्य और गुजरात में अधिकतर वन कैसे हैं? वह अवर्गीकृत हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसके पास है? मध्य प्रदेश में है। आरक्षित वन किसके पास ज़्यादा है, मतलब कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तराखंड में है, नीचे आ जाने पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद मैदानी एरिया जितना भी है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें सब जगह मतलब कि रक्षित वन ज़्यादा है। अवर्गीकृत वन जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है और गुजरात, इसमें सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन है। तो यह डेटा भी याद रखिएगा। वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। वन संपदा के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। लेकिन आज़ादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। वन संपदा एवं वन्य जीवों का ह्रास के बारे में दिया हुआ है और उसका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो उपनिवेश काल से ही जब रेल का जो शुरुआत हुआ, रेल मार्गों का शुरुआत एवं सड़कों का विकास जैसे जैसे होने लगा, तो उसी समय से वन का बहुत ज़्यादा मतलब कि दोहन होने लगा था। आज़ादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था।
जो 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर 19% रह गया था। यानी 1900 में अगर हम देखें तो 24% वन था, ठीक है। लेकिन अगर हम 21वीं सदी यानी कि अभी 2000 के बाद जो हम देखें वो कितना हो गया, 19% रह गया है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। यानी कि उत्पादकता मतलब हुआ कि कितना ज़्यादा पेड़ को लगाया जा रहा है, तो 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। मतलब एक घन मीटर में देखें तो हम कितना देखेंगे, 0.5 की उत्पादकता है, जबकि विस्तार की दृष्टि से देखें तो यह 2.1 घन मीटर है, ठीक है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। कृषि के कारण जो होता है पेड़ों का कटाई कर दिया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गए। कितना है, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन कृषि में परिवर्तित हो गए। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ। तो यह जो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि वाले जो लोग होते हैं, वनों की कटाई करके और उसके बाद फिर उस पर उत्पादन करते हैं, और जब उत्पादकता कम हो जाती है उस ज़मीन की तो उसको छोड़कर फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ये जो खेती होता है अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है, ठीक है। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, ठीक है। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही है जिससे वनों का विनाश का क्रम जारी है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता है। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। तो यह जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। किस चीज़ के खनन के कारण? डोलोमाई और टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भारी खतरे में है। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ है। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग की भी काफ़ी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस-नहस किया है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई।
उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयी ओक और रेडोडेंड्रॉन ठीक है वनों का नुकसान हुआ है। तो यह थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की प्रजातियां खत्म हो गई। यानी जो वृक्ष बहुत ज़्यादा वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को लगाना, जैसे सागवान को लगाना, बाकी सब पेड़ों को काट देना, तो इससे बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, सागवान बहुत ज़्यादा लगाने के कारण बाकी सब वन खत्म हो गया, मतलब बाकी सब पेड़ पौधा खत्म हो गया। उसी तरह हिमालय में चीड़ और पाइन के रोपण से हिमालयी ओक और रेडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय में कौन सा पेड़ लगाया गया है सबसे ज़्यादा, तो चीड़ और पाइन, जिसके कारण हिमालयी ओक और रेडोडेंड्रॉन ख़त्म हो गए। और मतलब कि दक्षिण भारत में क्या है, सागवान के रोपण से अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। आगे देखते हैं हिमालयी यव संकट में। हिमालयी यव, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ज़रा देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। हिमालयी यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष। हिमालयी यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व भर में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हिमालय यव के बारे में जान लीजिए। हिमालय यव एक चीड़ के ही प्रकार का एक सदाबहार वन है और यह कहाँ पर पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। और इसका जो छाल है, पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, इन सब में से टेक्सोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है जिसको कि कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कैंसर का औषधि बनाया जाता है, विश्व भर में बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इसमें से यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिमालय यव है, चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वन है और यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसके छाल, पत्तियां, इन सब टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नाम का पदार्थ निकलता है जिससे कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। तो जैसे जैसे वन छोटा होता जाएगा वहाँ पर क्या होगा, जंगली जानवर तो वहीं रहते हैं तो उनका घर खत्म होता गया। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का विनाश का एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी विलुप्त हो गए हैं और लुप्त प्राय हैं। भारत में चीता और गिद्ध जैसे इसके उदाहरण हैं। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता के ही कारण कई दशकों से वन एवं जीवों पर विनाशकारी दबाव बढ़ा है। बॉक्स में देखते हैं, ग्रीन बॉक्स में, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजाति और लगभग 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है। तो वन्य उपजाति कितना है, वन्य प्राणी उपजाति वह 81,000 है। वनस्पति उपजाति बोलेंगे तो 47,000। ठीक है, और वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 तो भारतीय मूल का ही है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर
ये क्रियाकलाप दिया हुआ है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन बॉक्स वाला ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे देश में लगभग वन्य प्राणी उपजाति कितना है 81,000 और 47,000 वनस्पति उपजाति है, जिसमें से 15,000 वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 जो है वह भारतीय मूल की है। देखते हैं आगे। आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। कितनी प्रजातियां? 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ देखिए, अब विलुप्त होने के कगार पर है, कितना है? 22,531 विलुप्त होने के कगार पे है और 744 जो है वह विलुप्त हो चुकी है। इसमें क्या क्या है? यह जो तालिका दिया हुआ है इसमें देखिए, पेड़ पौधा 384 जो विलुप्त हो चुका है, 19,079 विलुप्त होने के कगार पर। मछलियाँ 21 प्रकार के विलुप्त हो गए, उभयचर 2 प्रकार के, सरीसृप 21 प्रकार के, बिना रीढ़ वाले जंतु 98, पक्षी जो है वह 133, स्तनपाई 84, सब मिला के 742 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डेटा कम दे दिया है पर लगभग सब ये सब ख़त्म हो चुका है। यह जो दूसरे नंबर पे है वह क्या है? विलुप्त होने के कगार पर है। तो यह तालिका आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही हम थोड़ा दिखा दिए आपको। चलिए, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी। अब ये जो प्रमुख प्राणी दिया हुआ है इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ कुछ को दे दिया जाता है ऑप्शन में और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है इसमें से। तो कृष्णा सार, ब्लैक बक, आप इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा याद रहेगा। ब्लैक बक, ठीक है। उसका चीतल, इसको चिनकारा भी कहते हैं। ब्लैक बक, चिनकारा, भेड़िया या वुल्फ, अनुप मृग यानी स्वैम्प डियर। कुछ इंग्लिश में नाम याद रहेगा, कुछ हिंदी में। तो जो जैसे ब्लैक बक, कृष्ण सार अब थोड़ा मुश्किल है याद करना, इसलिए ब्लैक बक याद कीजिए, चिनकारा, उल्फ, ठीक है। उसके बाद स्वैम्प डियर यानी अनुप मृग, नील गाय, भारतीय कुरंग यानी इंडियन गेज़ल, 12 सिंगा, ठीक है। यहाँ एंटेलोप दिया हुआ है, लेकिन 12 सिंगा याद करना ज़्यादा आसान है। इसको बस 2-4 बार पढ़ लेना है, जो कि हम लोग अभी पढ़ ही लेंगे। चीता है, पैंथर, गैंडा है, गिर सिंह है, मगरमच्छ है, उसके बाद फिर फ्लेमिंगो है या हशावर, उसको हिंदी में हशावर बोलते हैं, जो कि नहीं पता होगा किसी को भी, हमको लगता है। तो फ्लेमिंगो है, ठीक है। उसके बाद हवासील है, पेलिकन, सारंग यानी बास्टर्ड नहीं, गलत बोल दिए, बस्टर्ड, श्वेत सारस, ठीक है। वाइट क्रेन, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर यानी माउंटेन क्यूल, मोर, पीकॉक, हरा सागर कछुआ यानी ग्रीन सी टर्टल, कछुआ, ड्यूगोंग, इंग्लिश हिंदी दोनों में ड्यूगोंग, लाल पैंडा, ठीक है। तो इसको 1-2 बार और देख लेते हैं। ब्लैक बक, भेड़िया, स्वैम्प डियर, नील गाय, इंडियन गेज़ल या भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गैंडा, गिर सिंह, मगरमच्छ, फ्लेमिंगो, हवासील या पेलिकन, बस्टर्ड यानी बस्टर्ड के बाद यानी सारंग हो जाएगा, बस्टर्ड मतलब सारंग, श्वेत सारस, वाइट क्रेन, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर यानी माउंटेन क्यूल, मोर, हरा सागर कछुआ, ग्रीन सी टर्टल, कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा, ठीक है। क्या क्या है? ब्लैक बक, चिनकारा, उल्फ, स्वैम्प डियर, नील गाय, इंडियन गैज़ल, एंटेलोप यानी बारहसिंगा, चीता, गैंडा, गिर सिंह, मगरमच्छ, फ्लेमिंगो, पेलिकन, सारंग, श्वेत सारस यानी वाइट क्रेन, धूसर
बगुला, पर्वतिया, बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा। ठीक है, तो इसके आगे भी दिया हुआ है, लेकिन अब हम लोग इतना रहने देते हैं आज के लिए। 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आधे घंटे पढ़ के हम लोग ख़त्म करने का सोचे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो है। तो हमको लगता है कि दो पार्ट और लगेगा इसमें। ठीक है, 2 पार्ट से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।